हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा कि आज जो हम बात करेंगे आप लोगों के लिए, वो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार है ना, कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो कि आप लोग के लिए आज लाया गया है। ठीक है, सबसे हटके आज का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और अंत तक बने रहिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है आप लोग को। ये साइंस के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, इसमें से एक दो प्रश्न जरूर एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो 100% आने के चांस हैं। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोग को से एक सिफारिश है कि थोड़ा सा है ना, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो चैनल है 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जुड़ना ना भूलें। और है ना, अपने फ्रेंड को भी कन्विंस करें कि इस चैनल पर जो है सभी विषय की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, तो बिल्कुल है ना इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा जो भी सेशन चल रहा है आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसके साथ जो आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से बताना है कि आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। जल्दी जल्दी बताइए कि सर्वाधिक प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। कांच में, वायु में, निर्वात में, या कांच तथा निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए कि क्या हो जाएगा कि प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक कहाँ होती है। इसके लिए आप लोग को दिए जाएंगे 2 सेकेंड, है ना। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। प्रकाश की चाल जो होती है सर्वाधिक होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत ही ईजी सवाल है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, है ना, याद रखिएगा। अगर यहाँ परावर्तन या अपवर्तन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो दोनों का क्या हो जाएगा, 2 नियम ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, 4। तो अभी बताएं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि एक प्रतिबिंब का जो आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो उस दर्पण कौन सा होगा। यानी कि एक प्रतिबिंब का अगर आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो कौन सा दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। जल्दी जल्दी बताइए। इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा हो जाएगा समतल या उत्तल दोनों में होता है ना, समतल या उत्तल दोनों में होता है। तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तल, अवतल, समतल, समतल या उत्तल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब जो है कौन सा दर्पण में बनता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, यानी समतल दर्पण में ही क्या होता है, वस्तु का जो आकार रहेगा और प्रतिबिंब का जो आकार रहेगा, इमेज का, फोटो का, दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा साइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब है, बिल्कुल सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, जूल या कूलॉम किसके बराबर होता है। चौथा नंबर प्रश्न है कि जूल या कूलॉम किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पियर के, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो है ओम के, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी बताइए कि जूल या कूलॉम किसके बराबर होता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग को 2 सेकंड दिए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल सही है आप लोग का कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो ए करेक्ट होगा, यानी कि वोल्ट के बराबर होगा जूल या कूलॉम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न के साथ।
कि भूरे रंग के तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। भूरे रंग के तांबे को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होता है, काले रंग का हो जाता है। तो काले रंग के पदार्थ का नाम क्या है ना, उस पर जो काले रंग की परत चढ़ जाती है भूरे रंग के तांबे पर, उस परत में उस पदार्थ का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर सल्फाइड और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कॉपर नाइट्रेट है। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा हमारा ये 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए, आप लोग को 5 सेकंड दिए जा रहे हैं इसके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूरे रंग के तांबे को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह काले रंग का हो जाता है। तो उस काले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी है कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर सल्फाइड, है ना। ऑप्शन नंबर डी है कॉपर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल सही है आप लोग का कि कॉपर ऑक्साइड का वो परत होता है ना। उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड। उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि कॉपर ऑक्साइड का नाम देंगे उस पदार्थ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही लाजवाब है आप लोग का तैयारी। चलिए, कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे उसको, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे। 6 का जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है उपचायक, ऑप्शन नंबर बी है अपचायक, ऑप्शन नंबर सी है अभिकारक और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है उत्पाद। तो बताइए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे। चलिए आप लोग को कुछ समय दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत ईजी सवाल है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 लेसन में पढ़ाना होता है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर पता होगा आप लोग को कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उत्पाद के रूप में जो बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाला जाता है तो विलयन से क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड पृथक हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, यानी कहने का मतलब है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है ना। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, AgNO3। ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जब सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाता है, मतलब NaCl, तब जो होता है क्या होता है, क्या बनता है कि डालने से क्या होता है कि विलयन से सिल्वर जो है, सिल्वर क्लोराइड पृथक हो जाता है। यानी कि Ag जो है वो Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। क्या हो जाएगा, NaNO3। तो हम इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा, अभिकारक पर, अभिक्रिया पर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, बी है अपघटन, सी है ऊष्माक्षेपी और डी है अवक्षेपण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7वां नंबर प्रश्न जो है हमारा, है ना, उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट जो होता है एक अवक्षेप होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं।
पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए है समजात अंग, ऑप्शन नंबर बी है संवृत अंग, और ऑप्शन नंबर सी है अवक्षेपी अंग, और ऑप्शन नंबर डी है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया आप लोग का, ठीक है। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग हैं? चलिए टाइम अप हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवृत अंग इसको कहेंगे। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख जो होते हैं संवृत अंग के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन, जो आप लोग की सभी सेशन से बहुत ही है ना अलग है। तो बिल्कुल जो लोग ज्वाइन नहीं किए एक बार फिर से वीडियो क्या होगा है ना लोड होने पर आप लोग बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, जिन लोग का छूट गया है। और जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग लेट हो जाएं, है ना, और बाद में पछताना पड़े। तो ऐसा टाइम ही नहीं आना चाहिए। जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करिए और सभी लोगों को कन्विंस करिए, है ना, और एक साथ हमारे साथ लाइव में पढ़िए। आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सभी का जवाब मिलता है यहाँ पर कि DDT है। तो DDT क्या है? एक हार्मोन है, या एक रासायनिक उर्वरक है, या एक वृद्धि रोधक यौगिक है, या एक कीटनाशी यौगिक है? जल्दी जल्दी बताइए कि DDT क्या है। DDT क्या है? एक हार्मोन है, या एक रासायनिक उर्वरक है, या एक वृद्धि रोधक यौगिक है जो वृद्धि को रोक देता है, या फिर एक कीटनाशी यौगिक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि एक क्या है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। जी बिल्कुल सही है आप लोग का कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है कि DDT एक कीटनाशक का काम करता है ना, इसका छिड़काव करते हैं। तो एक कीटनाशक है ना, इससे कीट क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो DDT याद रखिएगा कि एक कैसा है, कीटनाशक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पर, जो कि बायोलॉजी का एक प्रश्न है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, शानदार प्रश्न है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? क्या हो जाएगा? सूखे घास के पत्ते, या पॉलीथीन बैग, या रबड़, या प्लास्टिक? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ इनमें से कौन है? जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग को कुछ टाइम दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए करेक्ट होगा, सूखे घास के पत्ते। ये क्या होते हैं? जैविक प्रक्रम, यानी मिट्टी में सड़ गल के क्या होते हैं, मिल जाते हैं और एक कंपोस्ट के रूप में बनकर तैयार होते हैं। तो याद रखिएगा सूखे घास के पत्ते जो है एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर देखे हैं, है ना, तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी बेटर जाएगा, है ना। आने वाले टाइम में एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड हो सकता है ना। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे जो लोग वीडियो देख चुके हैं, सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है ना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। तो ये 3 काम करना ना भूलें। और वीडियो क्या करिए, सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग भी, है ना, इस क्यूज का जो है साइंस का लाभ उठा सके, है ना, ऐसे क्वेश्चन का। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपके अपने वीडियो चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का।
तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में ही पता चल गया होगा कि जो हम आज बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारा साइंस का, ठीक है। तो साइंस का ये क्यूज टाइप का होगा, इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन सही चुना है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर। चलिए, तो साइंस के हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। ये 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए, तो हमारा विज्ञान का ये पहला क्वेश्चन है कि हमारे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं। इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला उपभोक्ता, अपघटक, पहला ऑप्शन हमारा उत्पाद, दूसरा है प्रोडक्ट, और ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता, और ऑप्शन नंबर डी है आहार श्रृंखला। तो जल्दी बताइए कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। चलिए, 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो जल्दी आप लोग को बताइए। आप लोग को थोड़ा टाइम दिया जा रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बिल्कुल सही है। ये जो हरे पौधे कहलाते हैं ये कहलाते हैं उत्पाद, ठीक है, प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, एक तरह का उत्पाद कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर। बहुत ही हाईलाइटेड है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सूखे घास के पत्ते, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीथीन गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा रबड़, और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक की बोतलें। तो इन 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। चलिए, आप लोग को कुछ टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी का कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को खुद से जवाब देना है कि आप लोग कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग को सही लग रहा है। गलत हो या सही हो, आप लोग खुद से जवाब दीजिए, ठीक है। और अंत में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितना नंबर सही किया है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो सूखे घास के पत्ते एक ऐसा पदार्थ है जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूखे घास के पत्ते, ठीक है। सूखे घास के पत्ते हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सूखे घास के पत्ते जो है जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है साफ जल में, दूसरा है गंदे जल में, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा मीठा जल में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, गंदे जल में। यदि डेंगू के मच्छर की बात करें तो वो साफ जल में रहते हैं, और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं ये गंदे जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न हमारा कि जिन, ठीक है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये बायोलॉजी का बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है कि जिन शब्द को के प्रस्तुतकर्ता कौन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लैमार्क, और ऑप्शन नंबर सी है मेंडल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्रिफिथ। तो जल्दी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जॉनसन, लैमार्क, मेंडल या ग्रिफिथ। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। चलिए,
ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, जल्दी जल्दी आप लोग को बताइए कि लाइव चैट होगा नीचे लिखा हुआ, उसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, जॉनसन, लैमार्क, मेंडल या ग्रिफिथ। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉनसन। जिन शब्द के प्रस्तुतकर्ता कौन है? जॉनसन। जॉनसन के द्वारा जिन शब्द का प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली या अपारगम्य झिल्ली? ऑप्शन नंबर सी है अर्ध पारगम्य, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्ध पारगम्य या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस। आप लोग को कुछ टाइम दिया जा रहा है 5 सेकंड का, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है हमारा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका जो राइट आंसर अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो इसमें आप VVI कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, लेकिन किस में होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाइड्रा में, बी है मटर में, सी है शैवाल में और डी है हमारा प्लाज्मोडियम में। तो जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुकुलन हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है अगला हमारा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? पहला है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी है एड्रीनल। तो जल्दी बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय या एड्रीनल? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को पता है कि ये चैनल जो है 10वीं जो बच्चा जो है स्टूडेंट जो भी है, अगर 10वीं की बोर्ड परीक्षा आप लोग देने वाले हैं, ठीक है, तो हमारा चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट इसके लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज क्लास चलती है। ठीक है, और सभी चैप्टर की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। ऑब्जेक्टिव, नॉमरिकल, ठीक है, सब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, बिल्कुल सब कंप्लीट तरीके से करवाई जाती है। तो जल्दी बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? उसको हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, जिसको हिंदी में यकृत कहा जाता है। ठीक है, लीवर को। एक कृत्रिम वृक्ष नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को एक कृत्रिम वृक्ष नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? निकालता है। एक कृत्रिम वृक्ष नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से जो है, यानी कि ब्लड से, किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पुनरावशोषण, ऑप्शन नंबर बी हमारा निस्यंदन, ऑप्शन नंबर सी हमारा आस्तर और ऑप्शन नंबर डी है हमारा अपोहन। ठीक है, पुनरावशोषण, निस्यंदन, आस्तर या अपोहन। ठीक है, तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी बताइए कि इसे चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर आप लोग को सही लग रहा है। एक कृत्रिम ब्रिक, ठीक है, इस तरह से ब्रिक होना चाहिए। ठीक है, एक कृत्रिम ब्रिक नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो 8 का जो आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है,
अपोहन। अपोहन द्वारा क्या होता है कि कृत्रिम वृक्क क्या करता है, नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, बाहर क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने जो हानि, देखिए शरीर में क्या होता है, बहुत सारा प्रक्रिया होती है। ठीक है, और सारी प्रक्रियाओं में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी रह जाते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अपशिष्ट यानी कि कुछ कचरा हो जाता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी क्या होता है, बहुत सारा हानिकारक पदार्थ भी क्या होता है, जमा होते हैं। तो बताना है कि शरीर से इन पदार्थों को बाहर निकाला जाता है तो किस तंत्र के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो जल्दी बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यह हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाचन तंत्र हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इसका हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र, माफ करिएगा। इसमें जो है जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को किस तंत्र के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये होता है उत्सर्जी अंगों के द्वारा, यानी उत्सर्जित तंत्र के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा सा, तो याद रखिएगा उसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। यदि क्वेश्चन आ जाए कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक प्रोडक्ट होते हैं उसको किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है, तो उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। चलिए 10वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। एक बार फिर से आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग क्या करिए, आवर्त सारणी के 1 से लेकर 30 तक जितने भी तत्व हैं सभी का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान जरूर याद रखें। ये एग्जाम में 100% आते हैं, तो कम से कम आप लोग को 25 से 30 तो आप लोग को याद करना ही है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, दोनों। तो यहाँ है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो आप लोग को पता है कि वहाँ जो होता है, जैसे आवर्त सारणी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो कभी नहीं होगा, क्लोरीन हो सकता है, हीलियम या हाइड्रोजन, तो तीनों में से हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन, 2 तत्व आ गया। ठीक है, तो ये यौगिक है, ये तत्व नहीं है, क्या है, एक यौगिक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीलियम। हीलियम क्या है कि शून्य समूह का तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए चैलेंज कि आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या कितनी है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आप लोग को कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या कितनी है। और हमारा चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो बच्चे इससे नहीं जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो जो है आप सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, और किसी तरह का कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।